हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए कल ऑलरेडी डेट एचएस की आउट हो गई है, तो 29 ऑफ जून जो कि एक्सपेक्टेड ही था, मैं इतने टाइम से आपको बोल भी रहा था कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि 29 जून विल बी द राइट डेट फॉर द एग्जामिनेशन। तो उसी के साथ हम लोगों ने क्या करना है, एक रियलिस्टिकली प्लान ऑफ एक्शन जैसे डेली का ना क्या टाइम टेबल एक विद्यार्थी का इस टाइम पे होना चाहिए, क्योंकि अभी लास्ट मोमेंट ऑफ रिवीजन है, जिसको मैं बोलता हूँ कि इंटेंसिव सेल्फ स्टडी का ये टाइम होता है, जिसमें हम अपनी पूरी सारी तैयारी को एक साथ पिरो के सेंट्रलाइज करके और इंटेंसिवली रिवाइज करना शुरू करते हैं। वो वाला टाइम फ्रेम ये रहता है। तो इसको कैसे हम जुडिशियसली यूटिलाइज करें, उस टाइम पे कुछ गलत ना करें। गलत का मतलब है कि गलत दिशा से या गलत तरीके से तैयारी को ना परस्यू करें। नहीं तो जो 1-1.5 साल हम लोगों ने इतनी मेहनत करी और कई विद्यार्थियों ने तो इससे भी ज्यादा समय दिया है, उनका जो है लास्ट मोमेंट पे मोमेंटम ना खराब हो जाए, उसके लिए हम लोग एक प्लान ऑफ एक्शन ड्रॉ करेंगे। 2-3 चीजों का विशेष ख्याल रखेंगे। सबसे पहला, पर डे 10 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी जो टाइम है वो रट्टा मारने का टाइम है। रट्टा मारने का आपको पता ही कि एचएस एग्जामिनेशन में फैक्चुअल नेचर काफी ज्यादा होता है। हो सकता है इस साल धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअल की तरफ चले जाएं, लेकिन एज ए फॉर नाउ फैक्चुअल पेपर जो है वो डोमिनेट करता है। तो फैक्ट को रटना पड़ता है, कॉन्सेप्ट को तो समझना पड़ता है, फैक्ट को रटना पड़ता है। रटने के लिए आपको रिपीटेडली जब रटते तो ब्रेन एग्जॉस्ट होता है। तो हम बहुत ज्यादा समय तक रटते रहेंगे ऐसा नहीं है। दिन में हम लोगों को अपना कुछ इस तरह से टाइम टेबल डिवाइस करना पड़ेगा कि जिसमें ब्रेन के ऊपर जो है इंपैक्ट का मतलब है कि रट भी रहे हो फिर बीच में रिलैक्स कर रहे हो, रट रहे हो रिलैक्स कर रहे हो, या आप सी साइड बीच में डाल रहे हो। तो इस तरह से अलग अलग पूरा एक साइकिल हमें लोगों को डे की बनानी पड़ेगी, जिसके हिसाब से हम अपनी तैयारी को परस्यू करेंगे। तो 10-11 घंटे मेरे हिसाब से एडिक्वेट टाइम है, जिसमें आप इस टाइम पे इंटेंसिव रिवीजन को करेंगे। दूसरी बात जिससे इसका बहुत ख्याल रखेंगे, दो चीजें मैं बोल रहा हूं कि नॉट मोर देन 10 आवर्स, जिसको मैं प्रमोट कर रहा हूं, क्योंकि बच्चे इस टाइम पे बहुत ज्यादा पढ़ने लग जाते हैं। देखिए बहुत ज्यादा पढ़ने से इंपॉर्टेंट है सटीक पढ़ना, प्रिसाइज पढ़ना, वो पढ़ना जो एग्जामिनेशन की नीड को पूरा कर रहा है। तो प्रिसीजन पे हम लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा ध्यान रखेंगे कि पीरियोडिक ब्रेक, इस चीज को हम लोग उतना ज्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अभी सेल्फ स्टडी जिस टाइम पे चलती है, जिसको मैं बोलता हूं ये टाइम किसका है, इंटेंसिव रिवीजन का है। इंटेंसिव रिवीजन में बहुत ब्रेन एग्जॉस्ट होता है, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं पढ़ना, क्योंकि हमें नॉलेज को रिटेन भी करना है ना, केवल पढ़ना ही नहीं है, रिटेन करना है। तो रिटेन करने के लिए पीरियोडिक ब्रेक होना बहुत जरूरी है, ताकि सबकॉन्शियस माइंड में वो सेटल हो जाए कहीं ना, और अपने हिसाब से एक अरेंजमेंट सा बना ले, ताकि आप पेपर के दिन उसको याद भी वापस कर पाए, है ना। तो रिटेंशन इसलिए है ताकि उस दिन याद हो पाए और रिकॉल आप उसको कर पाए, इसलिए पीरियोडिक ब्रेक का कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से तैयारी की ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, तीन ही प्रिंसिपल मैं यहाँ पे प्रमोट कर रहा हूं आप लोगों को। एक तो नॉट मोर देन 10 है, दूसरा पीरियोडिक ब्रेक, तीसरी बात जो हम लोग करेंगे कि प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, चाहे एमसीक्यू फॉर्मेट में। मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस को बहुत प्रमोट करता हूं, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको इस मूवमेंट ऑफ टाइम पे हमेशा एमसीक्यू प्रैक्टिस आप लोगों के लिए ज्यादा कारगर साबित होती है, क्योंकि वो क्लैरिटी ऑफ थॉट लाती है और चीजों को याद रखने में ज्यादा मददगार जो साबित होता है वो एमसीक्यू प्रैक्टिस होती है। तो ये तीन चीजों के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे अभी के लिए। जैसे अभी मैं मोटा मोटा ना ये मान के चल रहे हैं कि मान लो कि 10 दिन जो है हमारे 50 दिन जो है टोटल एग्जामिनेशन को है, मोटा मोटा। तो अगर हम लोग 50 डेज के हिसाब से अपने प्लान ऑफ एक्शन को ड्रॉ करें, उसके हिसाब से करेंगे। तो 2 महीने हम लेकर जा रहे हैं। एक महीना हमारे पास अभी मई का मंथ है, इसमें क्या करना चाहिए। फिर एक मंथ है जिसको हम बोलेंगे कि जून का मंथ है, इस जून के मंथ में हम लोगों को क्या करना चाहिए। आप अपने हिसाब से इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं, नॉट नेसेसरली कि सभी को यही करने की जरूरत है। आप देखिए कि आपको ये कितना सूट करता है प्लान ऑफ एक्शन। मेरे हिसाब से अभी जैसे हम लोग क्या करेंगे, डेली बेसिस पे पहले कैटेगराइज करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो डेली बेसिस पे करनी हमारी आवश्यक है एज दी फॉर नाउ। देखिए अब पेपर के हिसाब से जो पेपर 1 है, पेपर 1 के 3 सिग्निफिकेंट पोर्शन है। एक पोर्शन है जीएस, एक पोर्शन है करंट अफेयर, एक पोर्शन है एचपीजी के। इनकी वेटेज देखिए, करंट अफेयर 16 के आसपास सवाल आते हैं, एचपीजी के 15 से 20 के बीच में वेरी करता है, जीएस 65 नंबर के आसपास का वेरिएशन आती है ना, प्लस माइनस थोड़ा बहुत है। तो ये हमारे पेपर की वेटेज है। नेचर देखिए एचपीजी के, ध्यान से सुनिए जिस चीज को मैं बहुत प्रमोट करता हूं, एचपीजीके के अंदर आप लोगों ने एक चीज का बहुत ख्याल रखना है, एचपीजीके इज हाईली फैक्चुअल। सिंस इट इज हाईली फैक्चुअल, लेकिन इसकी ब्यूटी क्या है, अज्यूम करते हैं 20 सवाल आए हैं, आपको 15 सवाल आने ही चाहिए अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। तो अगर 20 में से 15 आप कर ले रहे हो तो आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की संभावना बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है कि 75% की एक्यूरेसी इज डिमांडेड इन एचपीजीके। तो इसमें एक्यूरेसी रेट बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो एचपीजीके का अपना एक डिफरेंट प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एचपीजीके के पास आप लोगों को पता है कि जगमोहन बलोखरा है, अलग अलग इंस्टीट्यूट ने भी किताब निकाली है, हमने भी निकाली है। नई किताब मत पढ़िए, चाहे हमारी हिमाचल दर्शन है,
अभी तक अगर किसी ने नहीं पढ़ा है एचपीजी के, तो अब नई किताब से, या जिसने ऑलरेडी जो किताब पढ़ ली है उसी किताब पे सेटल हो जाओ। नई किताब पूरी एचपीजीके की पढ़ने का समय उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप रिटेन नहीं कर पाओगे, है ना। इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, दो चीजें बताऊंगा एचपीजीके के लिए। एक, कृति मैडम ने एचपीजीके एमसीक्यू की किताब बनाई है। इस एचपीजीके एमसीक्यू के अंदर 900 एमसीक्यू हैं विद क्वेश्चन विद आंसर। इसकी ब्यूटी क्या है, ये बलोखरा की एमसीक्यू फॉर्मेट है, कि बलोखरा को एमसीक्यू फॉर्मेट में किया हुआ है। हर क्वेश्चन के 4-4, 3-3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो उससे अपने आप ही 900 क्वेश्चन कम्स आउट टू भी 2-2,500 के आसपास के नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ये केटर करता है। तो इस तरह से एचपीजीके को केटर कीजिए। नई किताब मत पढ़ लिए, जो आपने इंस्टीट्यूट की किताब पढ़ ली, अपने इंस्टीट्यूट की, हमारे इंस्टीट्यूट की, जगमोहन बलोखरा जो पढ़ लिया, डेट्स इट। उसके बाद इसमें सफाइस कीजिए अपनी नॉलेज को, एमसीक्यू के माध्यम से आप अप्लाई करके देखो कि जो आपने पढ़ा है, जब आप उससे कुछ सवाल करते हो तो वो क्या सवाल सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरी बात, ये पेड किताब है ना, 300 रुपए की, लेकिन वैल्यू फॉर मनी है कि 300 रुपए की किताब से अगर आपके 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन ठीक हो रहे, जो आपको 8 नंबर दे रहे हैं, तो ये वैल्यू फॉर मनी है एनी डे। इसी के साथ साथ आप देखिए एक फ्री सेशन है, आजकल चल ही रहा है, बहुत अच्छा, बहुत प्रमोट मैं इसको करता हूं, जिसका नाम है एस प्लस। इस एस प्लस के अंदर हम लोगों ने क्या किया कि सब्जेक्ट वाइज है ना, जैसे मैंने ज्योग्राफी के 300 क्वेश्चन कराए, प्राइमरीली लोकेशन बेस्ड और मैप करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे ही एस प्लस के अंदर कृति मैडम आजकल डेली 1 घंटा, जिसके अंदर डेली बेसिस पे 20 एमसीक्यू करवाती है, 30 एमसीक्यू करवाती है, और 20 दिनों तक करवा रही है। ऑलरेडी उनके 9 सेशन हो गए हैं, 11 सेशन और रह गए, तो टोटल एचपीजीके की फ्री। और ये सारे नए सवाल हैं जो ना हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे, ना इस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, नई इंफॉर्मेशन है। तो इसको बच्चों ने काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया है। इस एस प्लस प्रोग्राम के अंदर जो एचपीजीके का पोर्शन है, इसके अंदर हम 600 एमसीक्यू और डाल रहे हैं, जो बिल्कुल नए एमसीक्यू, 600 एमसीक्यू। तो अब आपके क्या हो गए, ये 600 एमसीक्यू, ये 900 एमसीक्यू, टोटल 1500 एमसीक्यू करके जाओगे आप आराम से। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे आ जाएंगे उसमें से, लेकिन अगर 20 एचपीजीके के सवाल आए हैं, इतना करने से 17-18 जो क्वेश्चन है इसमें से फंसेंगे। अगर आप उसमें से 15 भी ठीक करके तो डेट इज वेरी गुड। तो अगर 75% की आपकी एक्यूरेसी है, ये बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, तो इस चीज के ऊपर काम कीजिएगा। क्लियर। तो एचपीजीके का तरीका ये मैंने रखा हुआ है, जिसमें आप एमसीक्यू के माध्यम से चीजों को कवर कर रहे हैं। 1500 एचपीजीके के क्वेश्चंस करके जाइए। इसी के साथ साथ दूसरा एस्पेक्ट है इस तैयारी के अंदर, जिसको हम बोल रहे हैं करंट अफेयर, जिसको मैं बहुत फोकस करता हूं। देखिए करंट अफेयर के लिए अगर किसी ने, 2 विद्यार्थी हैं, एक है जिसने पूरे साल करंट अफेयर पढ़ा और उस तरीके से पढ़ा जैसे मैं बताता हूं थीम वाइज, बहुत अच्छी अप्रोच है। करंट अफेयर के लिए भी आपने क्या करना है, रोहित मिड्डा सर एस प्लस के अंदर करंट अफेयर के 600 एमसीक्यू करवा रहे हैं। 600 एमसीक्यू, चाहे आप इनकी वीडियोस देख लीजिए, चाहे हमारे टेलीग्राम से इन 600 एमसीक्यू को डाउनलोड कर लीजिए। इनके भी 20 क्लास हैं, हर क्लास में 30 एमसीक्यू करवा रहे हैं और थीम वाइज करवा रहे हैं। तो इसको भी आपके पास नए सवाल आ जाते हैं करंट अफेयर को लेके, तो करंट अफेयर के भी नए सवाल आपको मिल रहे हैं। तो ये आप प्रोग्राम कर सकते हो करंट अफेयर के लिए। अगर किसी ने रिवीजन करनी है, ऑलरेडी करंट पढ़ा है, तो वो क्या कर सकता है, 1 ईयर करंट अफेयर मैगजीन सब्सक्रिप्शन। तो हम तो काफी, मैं पर्सनली बहुत प्रमोट करता हूं इस मैगजीन को, क्योंकि अगर करंट अफेयर में से, देखिए करंट अफेयर का आपने लॉजिक बनाना पड़ेगा। करंट अफेयर एक ऐसा डोमेन है जो हाईली स्कोरिंग नहीं है, क्योंकि बहुत सारा करंट होता है। हमारी मैगजीन इतनी हैवी है, सबसे हैवी मार्केट में मैगजीन है, लेकिन फिर भी अगर 16 सवाल करंट अफेयर के आएंगे तो हमारी मैगजीन से भी 12 ही सवाल हिट हो रहे हैं, तो फिर भी 4 छूट रहे। लेकिन अब ये 12 में से भी आप 12 नहीं कर पाते, क्योंकि करंट अफेयर के अंदर द एक्यूरेसी रेट इज 50%। तो मैं ये मानता हूं अगर आप करंट अफेयर में 16 सवाल आए, 8 से 10 सवाल भी कर लेते हो, 50 to 60% कर लेते हो, तो इट इज अ वेरी गुड एवरेज व्हेन इट कम्स आउट टू बी करंट अफेयर। देखिए इस एग्जामिनेशन में लॉजिक लगाने होते हैं, हर कंपोनेंट उतना स्कोरिंग नहीं होता है, जो स्कोरिंग होता है उसमें स्कोर करना है। तो ऐसे ही करंट अफेयर इज नॉट स्कोरिंग, एचपीजीके स्कोरिंग, उस पर जान लगाओ। और ऊपर से एचपीजीके जितना अच्छा पढ़ोगे, आपका मेंस का फोल्डर मटेरियल उतना ज्यादा अच्छा होगा। हिमाचल के कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम इस साल, जैसे एनटीबी आने वाला है, पटवारी आने वाला है, वहां पर भी जो है ये काफी ज्यादा यूज होता है। इसलिए करंट अफेयर उतना ज्यादा स्कोरिंग नहीं है। और क्यों? क्योंकि करंट अफेयर में एरर मार्जिन बहुत ज्यादा है, ज्यादा सवाल करोगे करंट अफेयर गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसलिए मेरा मानना है कि 50 से 60% भी अगर कोई करंट अफेयर को सही करता है, ये बहुत अच्छा नंबर है। तो करंट अफेयर को ऐसे देखना है। तो उसका तरीका क्या है, एस प्लस के एमसीक्यूज करो, क्योंकि करंट अफेयर में एमसीक्यू और एचपीजीके में एमसीक्यू में इसलिए प्रमोट करता हूं क्योंकि दोनों बड़े फैक्चुअल है। जितना ज्यादा एमसीक्यू करोगे आपके दिमाग में उतना इजीली सेटल होता है। हमारी मैगजीन की ब्यूटी क्या है, इन मैगजीन में टॉपिक वाइज, जैसे मान लीजिए एक डिफेंस है ना, डिफेंस के ऊपर 3 पेज का जो है महीना चल रहा है, अप्रैल है ना, लास्ट अप्रैल। तो अप्रैल की जो मैगजीन पब्लिश हुई उसमें डिफेंस के ऊपर 3 पेजेस दिए, उसी डिफेंस के ऊपर 10 एमसीक्यू भी होंगे। फिर अगर आपने स्पेस किया उसके 10 एमसीक्यू। तो इन मैगजीन की ब्यूटी क्या है कि इनके अंदर करंट अफेयर के एमसीक्यूज है,
टॉपिक वाइज, जो कि बहुत हेल्पफुल है उस कंटेंट को याद रखने के लिए। और लास्ट में मैगजीन के आज में क्विक बाइट्स है, ताकि आप पूरे मैगजीन को फटाफट रिवाइज भी कर सको। इस तरीके की 1 ईयर सब्सक्रिप्शन मैगजीन है। मेरे हिसाब से ये ऐसी मैगजीन है जो मार्केट में सबसे ज्यादा करंट अफेयर की कवरेज को करके दे रही है, इसीलिए ये उपयोगी है। ज्ञानम के साथ क्या है कि ज्ञानम भी हमारी ही है। ज्ञानम के अंदर इशू क्या है कि ज्ञानम हम लोग एचएस और एनटी और अलाइड के लिए नहीं बना रहे, वो हम हिमाचल के अन्य एग्जामिनेशन जैसे पटवारी है ना, जेओए है, इनके अंदर कांस्टेबल का भी पेपर आएगा, इनके अंदर जो करंट अफेयर आ रहा है वो हमारा ज्ञानम से आता है, या पंजाब के अंदर जो आ रहा है वो, या बैंकिंग एसएससी में आ रहा है वो ज्ञानम से आता है। लेकिन सिविल सर्विसेज के लिए एचएस एनटी अलाइड में जिस तरह का करंट अफेयर आ रहा है उसके लिए ये मैगजीन ज्यादा कारगर साबित होती है, एमसीक्यूज के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। तो इस तरह से आप करंट अफेयर को अप्रोच करोगे, राइट। तो अभी हमने जो एग्जामिनेशन के अंदर ये वाले चंक को देखा कि करंट अफेयर कैसे करेंगे, एचपीजीके कैसे करेंगे। नाउ कम्स आउट टू बी भाई जीएस का क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जीएस के अंदर सबसे ज्यादा मुद्दा है कि सब्जेक्ट की वैरायटी बहुत ज्यादा है। तो अगर जीएस को देखेंगे तो प्रायोरिटी वाइज ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट फ्यू ईयर पेपर, उसके हिसाब से बता रहा हूं। देखिए सबसे ज्यादा जीएस के अंदर क्या स्कोरिंग है, पॉलिटी। पॉलिटी एक ऐसा कंपोनेंट है जो हर बार इजी आता है और बहुत हाईली कॉन्सेप्चुअल नहीं होता। पॉलिटी के अंदर योर एक्यूरेसी कैन गो अप टू 80%। देखिए हर सब्जेक्ट की अलग एक्यूरेसी, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसा मानता हूं कि पॉलिटी में 12 सवाल है, तो 12 में से अगर आप है ना 10 सवाल कर लेते हो तो ये बहुत अच्छा नंबर है, और हो जाते। पॉलिटी में कोई तो जो है 100% एक्यूरेसी ले आता है, तो पॉलिटी के ऊपर काम करो। पॉलिटी ज्यादा रिवॉर्डिंग है। ऐसी साइंस ज्यादा रिवॉर्डिंग है, जनरल साइंस, क्योंकि इसमें 6वीं से 10वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है और बायो में थोड़ा ज्यादा पढ़ना होता है, तो साइंस ज्यादा स्कोरिंग है। साइंस में भी बायो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों को बायोलॉजी से डर लगता है, घबराने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, इससे बायोलॉजी ठीक ठाक कवर हो जाती है। उसी के अंदर जितने सारी जो साइकिल हैं, डिजीज वाला जो क्वेश्चन आता है ना, हमारे अलग अलग कंपोनेंट है। आई को पढ़ना होता है, डाइजेशन सिस्टम पढ़ना होता है, माउथ को पढ़ना होता है जिसमें हम टीथ वगैरह ये सारी चीजों को पढ़ते हैं। ऐसे ही आर्टरी सिस्टम है, इन सबको जो पढ़ना होता है, हार्ट है ना, किडनी है, लीवर है, इनकी फंक्शनैलिटीज हम लोग पढ़ते हैं। तो इन सबको अगर आप कवर करते हो तो इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो बायोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट चंक है, केमिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट चंक है, थर्ड लेवल पे फिजिक्स इंपॉर्टेंट चंक है, जिसके अंदर ऑप्टिक्स से हमेशा हर साल सवाल देखने को मिलते हैं। तो साइंस एक इंपॉर्टेंट एरिया जिसमें से 10 सवाल पूछे जाते हैं और ये इजी कैटेगरी के हैं। इसके अंदर भी एक्यूरेसी कैन गो अप टू 75 to 80%। इतनी हाई एक्यूरेसी जाती है, तो मैं हाई एक्यूरेसी वाले टॉपिक को आइडेंटिफाई कर रहा हूं। ऐसे ही ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ज्योग्राफी के लिए या इन सारे सब्जेक्ट को कवर करने के लिए सभी का तरीका अलग बताऊंगा, मैं प्रायोरिटी वाइज बता रहा हूं। ज्योग्राफी में भी 12 से 15 सवाल हर साल आते हैं और ये डुएबल आते हैं। अभी तक ज्योग्राफी जैसे हिमाचल में बच्चे पढ़ते हैं, वो एनसीईआरटी पढ़ते रहते हैं, एनसीईआरटी से ज्योग्राफी के 1 या 2 सवाल आते हैं। एनसीईआरटी बेसिक बुक है, उससे सवाल नहीं आते हैं, उससे बस थोड़ा सा बेस बनाने के काम आती है। तो एनसीईआरटी से अगर आप ये अपेक्षा करो कि पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमी के आएंगे, नहीं आते। वो थोड़ा बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बनाने के लिए क्वेश्चन उसमें से नहीं आते। तो ज्योग्राफी के 12-15 क्वेश्चन है, जिसके लिए मैं बता भी रहा हूं इन पूरे जीएस के लिए हम लोगों को क्या अप्रोच रखनी चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट एरिया है जैसे हिस्ट्री। हिस्ट्री पहले आसान आता था, लेकिन आजकल हाईली फैक्चुअल और डिफिकल्ट आ रहा है। हिस्ट्री के अंदर कई बार जैसे बच्चे क्या करते हैं, एंशिएंट मेडिवल छोड़ के जाते हैं क्योंकि एनटी अलाइड में नहीं आता। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि मॉडर्न इंडिया बहुत टफ आ रहा है, मॉडर्न इंडिया बहुत फैक्चुअल आ रहा है और रैंडम क्वेश्चन आ रहे हैं जो इंटरनेट पे भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन मॉडर्न इसी के अंदर एंशिएंट और मेडिवल के क्वेश्चन आसान आ रहे हैं। तो आज की डेट में अगर हम एंशिएंट मेडिवल छोड़ के जा रहे हैं तो ये मूर्खता है। चाहे वहां से 4 क्वेश्चन आए, 4 में से 3 क्वेश्चन करने योग्य होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एंशिएंट मेडिवल में एक्यूरेसी कैन गो अप टू 75 to 90%। व्हेन इट कम्स टू मॉडर्न डिपेंड करता है ईयर टू ईयर। पिछले साल आसान आया तो उससे पिछले साल बहुत मुश्किल है। तो हिस्ट्री अब उतनी डिपेंडेबल नहीं रहेगी जितनी किसी जमाने में होती थी। लेकिन हिस्ट्री क्या है, इन जनरल सभी ने पढ़ी होती है, पॉपुलर सोर्सेज से आती है। तो हिस्ट्री में फिर भी 60 to 70% पेपर जो है आज भी डुएबल आता है। ज्योग्राफी में काफी ज्यादा वेरिएशन है कि कुछ बच्चों की ज्योग्राफी बहुत अच्छी है और काफियों की ज्योग्राफी अच्छी नहीं होती है। एनसीईआरटी पढ़ना इज नॉट ज्योग्राफी अच्छी होना। ज्योग्राफी में मैप वर्क है, फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो जनरली हम लोगों के उतने स्ट्रांग नहीं होते। तो इसके लिए आप एस प्लस के प्रोग्राम देखो, उसमें मैंने पिछले 2 साल के करंट अफेयर में लोकेशनल बेस्ड के ऊपर और मैप वर्क के ऊपर बहुत फोकस किया है। और हर साल जब मैं पेपर देखता भी हूं तो जो इस तरह के प्रोग्राम्स हमारे चलते हैं, लास्ट में मेगा मैराथन सीरीज, उसमें से बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है, पर्टिकुलरली ज्योग्राफी की डोमेन में। औरों में से भी होते हैं, यहां मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं तो ज्योग्राफी की बात भी ज्यादा कर रहा हूं। तो ज्योग्राफी से यहां से रिपीटेशन देखने को मिलता है। तो ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रायोरिटी वाइज इकोनॉमी को मैं इसलिए लास्ट रख रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ सालों में पहले तो इकोनॉमी पूछी नहीं जाती थी। लास्ट ईयर इकोनॉमी के अंदर
इतने कॉन्सेप्चुअली हैवी क्वेश्चन आए कि वो इन जनरल जो है बच्चों के कंफर्ट जोन से बाहर थे। जो यूपीएससी की तैयारी करता है उन्हीं के अच्छे हो रहे थे, जो जनरली हिमाचल में सेल्फ स्टडी के माध्यम से पढ़े हुए या रैंडम एकेडमी से पढ़े हुए, उनका इकोनॉमी का कंपोनेंट उतना अच्छा नहीं होता जो पेपर का स्टैंडर्ड है। इसीलिए इकोनॉमी को मैं नीचे की तरफ रख रहा हूं, क्योंकि इकोनॉमी कॉन्सेप्चुअली हैवी आता है, इकोनॉमी को निभाना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए बस मैं नीचे रख रहा हूं। लेकिन इकोनॉमी के साथ अच्छी बात क्या है कि इकोनॉमी का अगर आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें गलत होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि वो केवल कॉन्सेप्चुअल आजकल पूछा जा रहा है। तो इकोनॉमी इसके नीचे। लास्ट में मैं एनवायरमेंट को रख रहा हूं, क्योंकि एनवायरमेंट ईजी भी है, और एनवायरमेंट से अब जैसे पिछले साल अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले, उससे पहले एनवायरमेंट में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते थे। जनरली क्वेश्चन करंट अफेयर के ऊपर रहते हैं। तो एनवायरमेंट एक ऐसा डोमेन है जिसमें अब ऐसा लग रहा है कि 8 सवाल के आसपास आपको एनवायरमेंट में देखने को मिलेंगे। इकोनॉमी में ज्यादा नहीं आते, 7-8 सवाल आते हैं, यहां पे दोनों कम सवाल आते हैं, इसलिए इनको प्रायोरिटी वाइज नीचे रखा है। यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड पॉलिटी से 10 सवाल प्लस ही क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए इनके ऊपर आप ज्यादा फोकस करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर? तो जीएस के अंदर सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी ये रखेंगे। अब जीएस का प्लान ऑफ एक्शन क्या है कि जो आपने नोट्स बना लिए केवल उन नोट्स को ही अभी रिवाइज कीजिए, नया कोई किताब नहीं पढ़ेंगे। कोई किताब, चाहे वो एचपीजीके की हो, चाहे वो जीएस की हो, कोई नई किताब हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, उसको बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे आप। तो अभी आपका क्या काम है, जो आपने पढ़ लिया है दैट्स इट, उसी के ऊपर ज्यादा एमसीक्यू कीजिए। जितना ज्यादा एमसीक्यू करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए ठीक होगा। जैसे अब जीएस के लिए मैं बात कर रहा हूं, जीएस के अंदर हम लोगों ने एक एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक काफी सारे बच्चों के पास ये है ऑलरेडी। अपना इस टाइम पे मुझे लगता है कि 1000-1500 बच्चों के पास ये एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, और इससे ज्यादा 1000-1500 जो हमारे बच्चे, इसके अलावा कम से कम 500-700 बच्चे वो हैं जो सिविल स्टैप से नहीं पढ़े हुए, किसी और एकेडमी से पढ़े हुए, उन्होंने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक रखा है। अब आपने देखिए रिलेटिव कंपटीशन है। रिलेटिव कंपटीशन का मतलब है कि अगर मार्केट के अंदर 3 से 4 हजार, जैसे 17-18 हजार बच्चा पेपर देने जा रहा है, लेकिन 3-4 हजार बच्चा वो है जिसकी तैयारी का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। आपने जो कंपीट करना है वो बाकी 10-15 हजार से नहीं करना, इन्हीं 3-4 हजार से करना है, क्योंकि यही आपको टफ कंपटीशन देंगे। अगर ये कोई किताब करके जा रहे हैं, आपने क्या करना है, जो पॉपुलर, ये केवल सिविल स्टेप नहीं, अगर जो पॉपुलर सोर्सेज मार्केट के अंदर हैं, अगर कोई विद्यार्थी उन सभी को कर रहा है, तो एज एन एस्पिरेंट आपका दायित्व है कि एटलीस्ट जो सारे कर रहे हैं वो आपने करके जाने। क्यों? क्योंकि पेपर में जब 100 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 25-20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि ये बहुत टफ कैटेगरी के। ये कट ऑफ को नहीं डिसाइड करते, डिसाइड वो करते हैं जो क्वेश्चन सारे करके जा रहे हो और आप नहीं करके आ रहे हो, वो क्वेश्चन में आप फंसोगे और वहीं पे ही आपके 2-4-5 नंबर नीचे आएंगे और इतने की ही गेम रह जाएगी। तो इसलिए जो किताब सारे करें, एटलीस्ट आप लोगों ने वो किताब जरूर करनी होती है, इसलिए मैं एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक को काफी प्रमोट करता हूं। दूसरा, जैसा मैं कह रहा हूं कि लास्ट मंथ में या लास्ट मोमेंट की रिवीजन के अंदर ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी है, आपने ज्यादा सवाल करने हैं, उसके लिए ये क्वेश्चन बैंक काफी ज्यादा कामयाब है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज 800 से लेके 1000, जैसे ज्योग्राफी के 1000 क्वेश्चन है, पॉलिटी के 800 क्वेश्चन है, हिस्ट्री के 900 क्वेश्चन है, एचपीजीके के 900 क्वेश्चन है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक का सेट है। इस सेट के अंदर 7 किताबें हैं, बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि पिछली बार भी इन किताबों के माध्यम से मैं कई सेशंस में बोल चुका हूं कि लोगों ने, जिनका कई सालों से प्रीलिम्स नहीं हो रहा था, उनका प्रीलिम्स हुआ है। हमारे स्टूडेंट्स का ही, जिन्होंने 6-6, 7-7 महीने भी तैयारी करी थी, उन्होंने भी प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन बैंक। तो ये इतना उपयोगी क्वेश्चन बैंक है। कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। इजी कैटेगरी का इसमें आधा सवाल भी नहीं है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट इसमें क्वेश्चन रखे गए। जो क्वेश्चन वहां फंसते हैं, 3 कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं, इजी, मीडियम एंड टफ। इसमें मीडियम और टफ कैटेगरी के ही क्वेश्चन ज्यादा रखे गए ताकि आपकी वैल्यू एडिशन हो। तो आपने जो नया ज्ञान इकट्ठा करना है वो यहीं से ही होगा। ये आपको वैल्यू ऐड करके देगी कि जो आपको नहीं आता था वो इस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक के माध्यम से आएगा। तो ये आपने जीएस में अप्रोच रखनी है। हर सब्जेक्ट की अलग अप्रोच है, करंट अफेयर की अलग है, एचपीजीके की अलग है, जीएस की अलग अप्रोच है। तो इन तीनों के लिए आपने डिफरेंट सेट ऑफ स्ट्रेटेजी अपनी बनानी है। लास्ट पार्ट जो कि मैं बताता हूं, सी सेट। अब उसके बाद डेली टाइम टेबल पे आ जाएंगे कि डेली बेसिस पे हम लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए, सी सेट एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है और ये सबसे ज्यादा रुकने वाला चंक था, क्योंकि लाइफ साइंसेज वाले, जो मेडिकल बैकग्राउंड वाले, वो नहीं कर पाते, आर्ट्स वाले नहीं कर पाते। पिछले साल तो बड़े बड़े इंजीनियर्स फेल हुए सी सेट के अंदर। तो सी सेट के लिए ध्यान रखिए, दी प्रायोरिटी एरिया इज मैथ्स, इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। रीजनिंग फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, मैथ्स फॉर्मूला बेस्ड है, ट्री को आगे, अलजेब्रा आगे करके जाना पड़ेगा। रीजनिंग के अंदर क्या है कि अगर इफ यू कैन अप्लाई द लॉजिक, इफ यू कैन अप्लाई द रीजन, यू कैन सॉल्व द पेपर। लेकिन रीजनिंग में प्रैक्टिस इसलिए चाहिए ताकि आप जल्दी कर पाओ। तो मैथ्स की, मेरे हिसाब से जिसका मैथ्स फंसता है, जो पिछली बार 50-55 में भी रुका है, उसकी कोई अच्छी तैयारी नहीं है। मैथ्स में यू आर इन सी सेट यू आर सपोज टू स्कोर मोर देन 70-75 मार्क्स, सेफर साइड पे 80 बोला जाता है। तो अगर 80 मार्क्स लाने हैं तो आपको सी सेट की तैयारी करनी पड़ेगी। 80 मार्क्स का मतलब है कि एटलीस्ट यू शुड एबल टू सॉल्व 47 to 50 क्वेश्चन, तब जाके आपके, अगर इसमें से मान लीजिए 45 सही हो गए, 5 गलत हो गए, तो भी जाके आपके 83-84 मार्क्स के आसपास मार्क्स बन रहे। तो इसका मतलब क्या, सी सेट जो है ट्रिकी है।
तो सी सेट को आपको काबू करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट 50 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस होने, 50 क्वेश्चन वहां सॉल्व करने। उसका तरीका क्या है कि मैथ्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो डेली। अगर आपका सी सेट फंसा है पहले भी, तो अगर 2 घंटा भी मैथ्स की प्रैक्टिस करते हो तो ये जायज है, ये गलत नहीं है। तो 2 घंटा मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए भी डाल लें। तो अलग अलग सब्जेक्ट का अब मैं टाइम टेबल बना रहा हूं, मई का, जून का टाइम टेबल अलग बनेगा। तो करने के लिए हम लोगों को जी करंट अफेयर का एक चंक है जिसके लिए दिन में टाइम रखना है, एचपीजी के एक चंक है उसके लिए एक टाइम रखना है, एक जीएस का चंक है और एक सी सेट का चंक है। तो ये 4 चंक आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। अगर मई के टाइम टेबल को मेरी दृष्टि से अगर कोई देखे तो मेरे हिसाब से, चाहे किसी ने, मई के अंदर आपने 4 चीजों को कवर करना है। दैट इज, एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जीएस का है, एक करंट अफेयर का है, एक सी सेट का है और एक एचपीजीके का है। इन सभी को फोकस करोगे। मैं ये मान के चलूंगी करंट अफेयर अभी जो 0 से पढ़ रहा है उसका तो वैसे ही चांस ऑफ सिलेक्शन ही है। जिसने थोड़ा बहुत करंट अफेयर पढ़ा भी है उसको आज भी करंट अफेयर को 1 to 1.5 आवर्स देने चाहिए। 1 to 1.5 आवर्स करंट अफेयर को चला जाएगा। सेम गोज फॉर एचपीजीके, ये सिग्निफिकेंट पोर्शन है, 1 to 1.5 आवर्स एचपीजीके को भी चला जाएगा डेली बेसिस पे। काम क्या है? रट्टा मारना, प्रैक्टिस करना, रट्टा मारना, प्रैक्टिस करना। ब्रेन एग्जॉस्ट होगा, इसलिए इन दोनों को एक साथ नहीं करोगे। आपने स्मार्टली अपना टाइम टेबल डिवाइस करना है। इसी के बीच में जब भी करंट, देखो एक कोई भी पोर्शन करोगे, जैसे आपने करंट अफेयर पढ़ा, कोशिश करना एक ब्रेक ले लो 20 मिनट की, 25 मिनट की, जिसमें रिफ्रेश हो गए। 20-25 मिनट में आप ऐसा मत सोचो कि इन ब्रेक में टाइम वेस्ट हो रहा है, इसमें आप रिफ्रेश हो रहे हो ताकि जब आप अगली सीटिंग लगाने बैठो वो ज्यादा एफिशिएंट लगे। आपने गधों की तरह तैयारी नहीं करी कि 12 घंटे 15 घंटे पढ़े जा रहे हैं। जैसे हिमाचल की लाइब्रेरी में कई सारे लोग बहुत अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे, इन वे 12 घंटे पढ़ के बिना शार्पनेस, बिना इफेक्टिवनेस के पढ़े हुए वो 12 घंटे वेस्ट है। आप चाहे 6 घंटे पढ़ो लेकिन दैट हैज टू बी वेरी इफेक्टिव। आपने क्या करना है, 1.5 घंटा पढ़ा, एक ब्रेक लिया, चाय पी, आराम से, है ना, घूमा, एक चक्कर मारा, अगली सीटिंग पे आ गए, जो कि सी सेट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सी सेट मेंटल एप्लीकेशन है, रट्टा नहीं है। लॉजिक अप्लाई करोगे, है ना, दिमाग चलाओगे, कॉन्सेप्ट लगाओगे। तो सी सेट करो। सी सेट 2 घंटा मेरे हिसाब से, अगर सी सेट जिसका कमजोर है उसको 2 घंटा तो सी सेट कर ही लेनी चाहिए। पर्टिकुलरली मैथ से शुरू कर लो और फिर जाके रीजनिंग पे चले जाना। ये आप काम कर सकते हो मैथ्स और रीजनिंग में। तो सी सेट में 2 घंटा आप लोगों ने ये काम करना है। इसी के साथ अब जीएस पे स्विच करो। जीएस में डेली बेसिस पे मुझे लगता है आपका प्लान ऑफ एक्शन मई एंड तक, जो कि अभी हमारे पास मोटा मोटा 24 दिन है, 24 डेज है मई एंड होने में। तो 24 डेज में सारी चीजें रिवाइज कर सकते हो। जीएस के अंदर डेली बेसिस पे 2 सब्जेक्ट उठा लो। उदाहरण के तौर पर एक सब्जेक्ट उठाया हिस्ट्री, दूसरा उठा लो पॉलिटी। तो 2 सब्जेक्ट आपने उठा लिए, हिस्ट्री और पॉलिटी। इनका तरीका क्या रखा? अपने कन्वेंशनल नोट्स, मान लीजिए हिस्ट्री का, जैसे मैं क्वेश्चन बैंक के साथ अगर रिलेट करूं तो आप डेली बेसिस पे 100 एमसीक्यू लगाइए हिस्ट्री के, 100 एमसीक्यू लगाइए पॉलिटी के। 100 एमसीक्यू एक ही सब्जेक्ट के जब आप लगाते तो फास्ट लगाने, कोशिश करना है 1.25 घंटे 1.5 घंटे के अंदर ये 100 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है उन एमसीक्यू को उठाया, जो नए क्वेश्चन थे, जैसे मान लो आपने 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 100 में से ना, जो आपको आते थे, 20 नहीं आते थे, 20 क्वेश्चन की फटाफट एक शीट बनाई और उसको क्विक फैक्ट करके नाम दे दिया और उस शीट में वो नए फैक्ट्स लिख लिए और उनको हिस्ट्री के नोट्स के साथ स्टेपल कर दिया। इन फ्यूचर जब आप हिस्ट्री रिवाइज करोगे इन शीट्स को भी रिवाइज करोगे। सेम गोज फॉर पॉलिटी। पॉलिटी में भी आप यही काम करने का काम करोगे कि 100 क्वेश्चन किए, उन क्वेश्चन में जो नई फाइंडिंग है उनको नोट्स में डालो, ताकि आप नया कंटेंट मत पढ़ो, कोई किताब मत पढ़ो, एमसीक्यू ज्यादा सॉल्व करो। ये एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक एक उदाहरण है। अगर आपको लगता है कि किसी के आपके पास टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर 10,000 ही क्वेश्चन है, आपके पास कोई ऐसी किताब है जिसमें पीवाईक्यू दे रखे हैं यूपीएससी के, आपके पास ऐसी कोई किताब है जिसमें इंडिया के सारे स्टेट पीसेस के पीवाईक्यू दे रखे हैं, उनको भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो मींस 100 एमसीक्यू करो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्सेज। क्वेश्चन बैंक इज जस्ट एन उदाहरण। इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्सेज यू आर सपोज्ड टू सॉल्व 100 क्वेश्चन ऑफ 2 सब्जेक्ट ईच। तो आप पूरे दिन में क्या कर रहे हो? एमसीक्यू सॉल्व बहुत कर रहे हो। एचपीजीके में सॉल्व कर रहे हो, है ना, जीएस के अंदर सॉल्व कर रहे हो, करंट अफेयर के अंदर एस प्लस बेस्ट से भी आप एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हो। तो ये आप काम करोगे एमसीक्यू सॉल्व करने का। इसीलिए दोनों सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे, मेरी नजर में अगर टोटल जीएस को 5 घंटा भी दोगे तो ये गलत नहीं है। तो इस हिसाब से जो ये हमने टाइम फ्रेम बनाया, ये 10 घंटे का टाइम फ्रेम बनाया। इसको थोड़ा सा एक्सीड अगर आप 11 घंटे भी कर लोगे तो कोई हर्ज नहीं है, 10 से 11 घंटे पढ़ा जा सकता है। तो मई के मंथ में आपका काम है एक बार ये सारी रिवीजन हो जाना। मींस हिस्ट्री पॉलिटी अगर आप इनको 8 दिन में खत्म करो, फिर अगले 8 दिन में आप इकोनॉमी, है ना, इकोनॉमी के साथ ज्योग्राफी खत्म करो, फिर अगले एनवायरमेंट और साइंस कवर कर रहे हो, तो आपके 6 के 6 जीएस के सब्जेक्ट 24 दिन के अंदर कवर होते हुए नजर आ रहे हैं, इजीली कवर हो जाएंगे। इनको कवर कर लो। उससे क्या हुआ? आपने जो है नए एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, है ना, इतने दिनों के अंदर। करंट अफेयर के सारे जो है पिछले साल की मैगजीन्स पढ़ ली, हमारी पढ़ ली, या जो आपके ऑलरेडी तथाकथित नोट्स हैं उनको रट्टा मार लिया, और इसमें एस प्लस डाल दो। एस प्लस से आपको क्या फायदा हुआ कि आपने 600 नए क्वेश्चन कर लिए। एचपीजीके में इस महीने में कोशिश करो 1500 ये एमसीक्यू सॉल्व कर लो, जिसमें हमारी क्वेश्चन बैंक वाली 900 किताब प्लस एस प्लस के 600 क्वेश्चन, तो ये 1500 क्वेश्चन कर लो। तो आप इस महीने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे ही महीना आएगा जून का,
आपने जून में क्या करना है, जो आपने इकट्ठा कर लिया ये सारा, अब करोगे इंटेंसिव रिवीजन। इंटेंसिव रिवीजन का मतलब है कि अब इन सबको रटना शुरू करो और करो टेस्ट सीरीज, किसी भी की कर लो, चाहे हमारी कर लो चाहे किसी और इंस्टीट्यूट की करो, टेस्ट सीरीज सॉल्व करो। हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर क्या है कि 3000 एमसीक्यू है और हमने क्या किया है, वो एमसीक्यू रैंडम नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के 50 मिल जाएंगे और किसी टॉपिक के बिल्कुल नहीं मिलेंगे। हम जब भी एमसीक्यू बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले एक शीट बनाते हैं, हम टॉपिक लोकेट करते हैं टॉप टू बॉटम, कि पॉलिटी के अंदर ये 50 टॉपिक है जिसमें से आज तक सवाल आए हुए हैं यूपीएससी और एचएस के अंदर। इन 50 टॉपिक में अगर हमने 300 क्वेश्चन बनाए हैं पॉलिटी के, तो हर टॉपिक से 6-6 क्वेश्चन होने चाहिए, तो हर टॉपिक के साथ जस्टिस होना चाहिए। तो हमारे जो टेस्ट सीरीज की बेनिफिट है कि इसमें आपका बिल्कुल एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक सारा सिलेबस कवर होता है। फिर भी आप चाहे जो भी टेस्ट सीरीज है, किसी की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि उससे आपको अप्लाई करने का मौका मिलता है अपने ज्ञान को, और उससे चीजें साफ ज्यादा दिखती हैं, क्लैरिटी ज्यादा आती है। और इसी के साथ साथ इसी टेस्ट सीरीज मतलब जो भी टेस्ट सीरीज आप करोगे उसमें जो नई फाइंडिंग है उनको नोट्स में डाल दो। तो जो भी नई फाइंडिंग है, जो भी नया डेटा है, कोई नया फैक्ट है, उन सबको नोट्स में डाल दो और क्विक फैक्ट नाम की शीट डाल दो, ताकि वो आपको रिवीजन में हेल्प करे। तो उस टाइम ये करेंगे। जून के महीने में ज्यादा रट्टा मारोगे आप, ज्यादा क्रैमिंग के ऊपर काम करोगे, क्योंकि जून के अंदर नए एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक और ये सब करने का टाइम नहीं है। एस प्लस जो हमारा फ्री सीरीज चल रही है उसको सॉल्व कर लो मई के अंदर। जून के अंदर जो भी टेस्ट सीरीज करोगे, किसी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज करना, और जो अभी तक आपने मई में नया ज्ञान एड ऑन किया है एस प्लस से, उस सबको रटने में टाइम लगाओगे जून में, और अपने जो 1-1.5 साल के आपने नोट्स इकट्ठे करे थे उसको जून में रटोगे। तो जून में केवल टेस्ट सीरीज का एमसीक्यू करोगे और इंटेंसिव रिवीजन करोगे, जो ऑलरेडी आपने ज्ञान इकट्ठा कर लिया है। मई में ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू आप लोग सॉल्व कीजिए, ताकि आपके रेंज बढ़ जाए ज्ञान की। बाद में उस ज्ञान को बटोरने का काम हम लोग जून के अंदर करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये मोटी मोटी सी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है किसी भी विद्यार्थी की, क्योंकि आखिरी के 40-50 दिन बहुत डिसाइडिंग होते हैं। कई बार हम पूरे साल बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट में जब पेपर आता है तो हम धराशायी हो जाते हैं और अपनी पूरी तैयारी को समेट नहीं पाते। अभी जो टाइम है मई और जून का, ये तैयारी को समेटने का टाइम है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो, लेकिन उसको स्ट्रेटेजिकली कर लो कि मई के अंदर ज्यादा एमसीक्यू करो, जून में ज्यादा रट्टा मारने का काम कर लेना, वाइस वर्सा मत करना इसको, राइट। तो ये मोटा मोटा एक प्लान ऑफ एक्शन है जो काफी सारे विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल भी होगा। जो लोग ऑलरेडी 120 और 130 की रेंज में जा चुके हैं, हमारे कई सारे विद्यार्थी जो 120 और 130 की रेंज में ही रहते हैं जीएस के अंदर, वो लोग अपनी जैसे तैयारी कर रहे हैं उसी तैयारी को चला के रखो। अगर आप उस स्टैंडर्ड को भी मेंटेन रखते हो तो वो बहुत नंबर होते हैं, तो इतनी कट ऑफ तो कभी भी नहीं जाने वाली है, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन।